वेलकम ऑल टू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और आज हमारे साथ एक सक्सेसफुल कैंडिडेट। सक्सेसफुल सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि उन्होंने यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर किया, सक्सेसफुल इस लिहाज से भी कि उन्होंने एक वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। वर्किंग प्रोफेशनल्स भी कई तरीके के होते हैं, हर किसी का अपना एक बर्डन ऑफ वर्क होता है। बट व्हेन आई टेल यू दैट समवन हु वाज वर्किंग एट सैमसंग और ओरेकल और उसके साथ काम करते करते उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया, दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली कामयाबी वाली थिंग और एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन आने वाले कई एस्पिरेंट्स के लिए कि किस तरीके से वर्क लाइफ को प्रिपरेशन के साथ बैलेंस किया जाता है। Please welcome Mr. Ashu Pant. He's from Nainital and that's a great academics. He has BTech in Computer Sciences from MNNIT Allahabad. After that, he has worked at Oracle and Samsung और फिर उसके बाद इन्होंने UPSC के एग्ज़ाम को, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 को क्रैक किया with All India rank 193. So let us interact with him. पहली चीज़ ये कि आप काम कर रहे थे, आप ऑलरेडी यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट सम रेप्यूटेड कंपनी सैमसंग एंड ओरेकल, और वहाँ से यूपीएससी की तरफ कैसे ये अट्रैक्शन हुआ? कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपको इस तरफ अट्रैक्ट किया? तो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स। आई ग्रेजुएटेड इन 2017. 2017 के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग सैमसंग में इनिशियल टाइम्स तो कॉर्पोरेट में जब इनिशियली कैश फ्लो होता है तो मज़ा आता है, यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज मोस्टली कैश डिप्राइव्ड होते हैं हम कॉलेज लाइफ में। सो वो इन्जॉयमेंट का फेज चला 1-1.5 साल। उसके बाद आई वेंट टू कोरिया कपल ऑफ टाइम्स, वहाँ की लाइफस्टाइल देखी, एक डेवलप्ड कंट्री का प्रोस्पेक्टस देखा। एंड आफ्टर दैट देयर वाज एक्चुअली 2-2.5 साल के बाद फॉर एवरी जनरल इंजीनियरिंग कैंडिडेट एक फेज़ आता है कि आपको कुछ और करना है, इन द सेंस ईदर यू गो फॉर एन MBA फ्रॉम टॉप IIM कॉलेज और यू गो फॉर ए मास्टर्स फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंस। बट मेरे को वो 2 ऑप्शन ही अपीलिंग नहीं लगे। उसका फंडामेंटल रीज़न ये था कि अगर मैं मास्टर्स करूँगा, MBA करूँगा तो मैं 2 साल बाद भी कॉर्पोरेट में ही जॉब कर रहा हूँगा। इट्स जस्ट आपने डिटूर ले लिया है लाइफ में 2 साल का कॉलेज डिटूर है, बट देन यू विल कम अगेन, यू विल वर्क इन कॉर्पोरेट। और उसमें मेरे को कॉर्पोरेट अच्छा लगता है। देयर इज़ लॉट ऑफ इनोवेशन टू डू, देयर आर लॉट ऑफ स्कोप टू डू थिंग्स, बट द थिंग वाज जो उसका इम्पैक्ट होता है दैट्स मोस्टली इकोनॉमिक। सोशियल इम्पैक्ट, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कम होता है। द सेक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग इज 1 or 2 सेक्टर्स जिसमें आपने कोई कोड लिखा, जैसे मैंने सैमसंग में एक कोड लिखा था फ्लोटिंग विंडो टेलीविजन। सो इट्स सिंपली लाइक जब आप आजकल यूट्यूब में स्क्रॉल करते हो तो आप नीचे जाते हो तो वीडियो साइड में बन के नीचे आ जाता है फ्लोटिंग और बाकी आप स्क्रॉल करते, तो वो मैंने सैमसंग के लिए डेवलप किया था। नो दैट्स अ गुड प्रोडक्ट दैट इम्प्रूव समबडीज लाइफ, बट the point is I did not want to do a tech job for 60 years because ultimately you have to work in a career for 30-35 years, and I was more inclined towards something that's more social, that has more impact on the ground, and primarily I wanted to do it in India, and I think UPSC provides the best canvas to draw that picture. So that's why I came into the UPSC. That was my primary motivation to come to UPSC, because otherwise corporate jobs are well paying, you have a lot of freedom to do, but then you trade it off for something that you want to do it for 30 years. So that's how I came to UPSC. Yes, so that's a great motivation for our upcoming aspirants as well, क्योंकि कई बार होता है कि एस्पिरेंट्स इस डिलेमा में होते हैं जिसमें शायद एक पॉइंट पे आप थे कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स की तरफ ज़्यादा फोकस आ जाए, या जो एक इनर ह्यूमन है उसका एक सोशल कॉज हर किसी के अंदर है, एंड आई गेस यू चूज द ह्यूमन कॉज फॉर दैट, एंड दैट्स रियली नाइस. सो हाउ you see your journey as an aspirant? This is the new fancy term, aspirants, for aspirants. Those. Yeah. After the TVF series, aspirants came out, so that's a more fancy term. So journey is different. I think one of the things that I'll share with a personal experience. मैं जब पहली बार कोरिया गया, so हम UPSC में exchange rate PPP terms में पढ़ते हैं, and everybody, मतलब आप कोरिया से group trip में जाते हो, there are a lot of other people from the company, so everybody is like rupee depreciate हो जाए तो मज़ा आ जाएगी. Like इनको इतना कैसे पता है? क्योंकि सिंपली लाइक आपको, क्योंकि हमें पे डॉलर में होता है व्हेन एवर यू गो टू फॉरेन कंट्री, तो आपको वो कन्वर्जन रेट के हिसाब से आपको INR में मिलेगा लास्ट में. सो आई हैड वेरी लिमिटेड नॉलेज एक्चुअली, दैट्स व्हाट आई फील अबाउट डिफरेंट. मेरे को कुछ पॉलिटिक्स के बारे में पूछ लो, नहीं पता, पॉलिसीज़ के बारे में पूछ लो, नहीं पता. सो आपका एक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नॉलेज सेट होता है. ऑब्वियसली जो आपकी कंपनी में स्किल सेट, आपकी कोडिंग वगैरह काम आता है, बट
यूपीएससी आने के बाद आई थॉट इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं पता करने के लिए, GS1 GS2 हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी पॉलिटी इकोनॉमी। सो इनिशियल एक साल तो आपको बहुत मज़ा आएगी पढ़ने, बिकॉज इतना वास्ट सिलेबस और आपको इतने जिसको ना ज्ञान चक्षु आपके खोल देता है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टडी इनिशियली। सो वो मेरे को जब मैं इनिशियल प्रिपरेशन में आया, व्हेन आई रिजाइन फ्रॉम द जॉब, तो वो मेरे को लगा कि काफ़ी अच्छा है। बट दिक्कत क्या है कि नॉलेज से अकेले एग्जाम क्रैक नहीं होता। नॉलेज को आपको एक जगह लिमिट करके आपको उसको फिल्टर करके एग्जाम के जो 3 स्टेजेस हैं उसमें प्रोसेस करना पड़ेगा अलग अलग ब्लॉक्स में, देन यू हैव टू गेट थ्रू द एग्जाम। सो एज एन एस्पिरेंट मेरे को लगता है कि वो जो नॉलेज आपको यूपीएससी देता है, वेदर और नॉट यू क्वालिफाई, दैट विल हेल्प यू अलॉट इन लाइफ ईदर वेज। क्योंकि आप मतलब मेरा जनरली है कि आई ट्रैवल अलॉट, सो आई टॉक टू डिफरेंट पीपल, बीट इन द लोकल बस लोकल ट्रेन। सो यूपीएससी अगर आप कैंडिडेट हो तो आप किसी से किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हो, यू कैन टॉक टू इवन अ रिक्शा वाला इन द कंट्री टू द टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट। वो आपकी इतनी बड़ी डायमेंशन होती है, आप उससे ये पूछ सकते हो कि मनरेगा कि मैं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन आज का टॉप ब्यूरोक्रेट एज ऑफ कि ये और पॉलिसीज में क्या चेंज होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट द स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज दैट यूपीएससी गिव्स, दैट्स वेरी बेनिफिशियल। बट देन आई थिंक आफ्टर अ टाइम आई वुड सजेस्ट द एस्पिरेंट दैट keep your knowledge limited and work on the execution part so that you end through the exam। इस जर्नी प्रोसेस को एंजॉय करो, बट जर्नी को एंजॉय मत करो एक टाइम के बाद, बिकॉज वो थोड़ी फैंसी सी लगती है। बट आई थिंक इट्स गुड टू बी knowledgeable to an extent so that you have fundamental clarity of everything, but it's nice to be on the other side of the boat as well, or the other side of the river as well. So you are saying that have a plan B. Have a plan B. You should have a plan B in life. It's plan B, अक्सर लोग बोलते हैं it's for losers, not for losers, it's for smart people. Great. That's really a nice advice that all of us, everyone, whosoever is working or life में plan B ज़रूर होना चाहिए, because this is, I guess, COVID has taught us very well. Well, so you were preparing and you were working. So I heard that you were like half a day you were making codes and half a day you were cracking the codes of UPSC. So how you made that balance? मतलब वो एक work or preparation balance, because this is the from aspirants point of view, I have many students जो ये कहते हैं कि सर ये नहीं हो पाता, टाइम नहीं मिल पाता, वर्क के साथ कॉलेज के साथ कैसे चीज़ों को बैलेंस करें। So there is a famous quote जो मैंने पढ़ा था एक बार कि work expands to fill time। अगर मैं आपको काम दूँ और बोल दूँ 4 दिन है, आप तीसरे दिन के बाद उठाओगे। That happens with everyone. Man by nature is a lazy animal. नहीं करने का मन होता है काम करने का। So जब आपके पास टाइम क्रंच होता है जो जॉब में होता है, तो I used to have a very restricted set of resources। मैं यही पढ़ूंगा, no matter मार्केट में क्या मटीरियल चल रहा है, मैं अपना बनाए हुए नोट्स पढ़ूंगा, बार बार पढ़ूंगा, एंड आई नो आई विल गेट थ्रू देम। सो एक तो ये फ़ायदा होता है वर्किंग एस्पिरेंट होने का। दूसरा ये फ़ायदा होता है किसी यूपीएससी का, आप एक बार अगर स्टैटिस्टिक्स देखोगे, ऑलमोस्ट 10 लाख लोग आप मान लो एग्जाम दे रहे हैं, 700 750 क्वालिफाई होंगे, तो 10 लाख में 750 हटा दो, 10 लाख ही बचते हैं। सो उतने लोग नहीं हैं। जो 750 आप सक्सेसफुल स्टोरीज या यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा अनसक्सेसफुल स्टोरीज हैं जो नहीं दिखाई जाती हैं, बिकॉज सोसाइटी अनसक्सेसफुल लोगों को नहीं सुनना चाहता है। सो वो जॉब जो है ना, वो आपको एक कुशन देती है कि आप लाइफ में अनसक्सेसफुल नहीं बन। अनसक्सेसफुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओनली इन टर्म्स ऑफ जॉब, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि यार इफ, बिकॉज यूपीएससी एट द एंड इज अ गैम्बल। सो गैम्बल का सिंपल रूल है, इधर यू विन बिग और यू लूज बिग। सो यूपीएससी में भी सेम गैम्बल है, विन तो वेरी बिग है बिकॉज यू विल हैव अ ग्रेट करियर प्रोस्पेक्टस एंड ऑल दोस थिंग्स, बट अगर आप लूज करते हो, सो वाला ग्राउंड भी उतना ही खतरनाक है, बिकॉज यू हैव नथिंग टू डू, बिकॉज यू डोंट अर्न, एज आई सेड, स्किल नहीं आती है एग्जाम में। सो जो क्वेश्चन देता है ना, वो आपको सारी स्टेजेस में हेल्प करता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दैट फॉल्टर इन प्रीलिम्स इज बिकॉज ऑफ द अंडर कॉन्फिडेंस। पेपर हमेशा ऐसा आएगा कि हर किसी को देख के लगेगा मेरा नहीं हो रहा है, फिर अगला थॉट आता है इस अटेम्प्ट में भी नहीं होगा, व्हाट विल द फैमिली से, जॉब नहीं एंड ऑल दोस थिंग्स। सो वो डर आपका चले जाता है। मेरे साथ जब मैं प्रीलिम्स लिखने आता था, ठीक है मैं प्रीलिम्स लिखने जाऊंगा, कल मैं फिर से कोड लिख रहा हूँ, सो आई हैड नथिंग टू लूज, बस मैं एक दिन की छुट्टी लेके पेपर दे रहा हूँ। सो दैट हेल्प्स एक्चुअली। तो वो क्वेश्चन बहुत हेल्प करता है प्रिपरेशन में। और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होती है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा कि सिर्फ प्राइमरी पर्पस किसी भी जॉब का पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है। आप कोई भी जॉब ले लो, आप सीईओ बन जाओ, सीटीओ बन जाओ, डजेंट मैटर, आपको एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जिससे आपका घर चलेगा, फैमिली चलेगी, आपके बेसिक एस्पिरेशंस हैं, घर, गाड़ी, व्हाटएवर। उसके बाद कम्स द नेचर ऑफ द जॉब, जहाँ पर आप फिजिकल चेंज कर सकते हो, सोशल चेंज कर सकते हो, तो वो सेकेंडरी है। आप अपनी जॉब से इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एम्बिशन सिक्योरिटी सब नहीं एक्सपेक्ट करते। पहली चीज़ इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, वो आपको किसी और जॉब से भी देखनी चाहिए इन पैरेलल, स्पेशली अगर आपके 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं। बिकॉज यूपीएससी का दिक्कत क्या है कि बच्चा 22 में घुस रहा है, 28-29 में निकल रहा है, दैट्स द प्राइम ऑफ योर एज। तो एक जिस हम इकोनॉमी बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा है और उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, और वो बहुत बड़ी है, बिकॉज यू आर
पुटिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस जर्नी, और अगर आपका नहीं होता है देन यू आर ऑलमोस्ट निल एट द एंड. सो वो एक डार्क एंड है. सो उसके लिए इट्स बेटर टू हैव अ प्लान बी आफ्टर 2 to 3 years. आई एम नॉट सेइंग डू अ परमानेंट जॉब, बट डू सम फ्रीलांसिंग, डू समथिंग, और you at least do an MA in parallel, so that even if you don't qualify, you have a career prospect, MA, PhD, teaching or something like that. So it's better to have a job that helps in a lot of ways. Fine. So overall, the story is that गिरने का डर नहीं रहेगा तो अच्छे से दौड़ेंगे. अच्छे से दौड़ेंगे. Exactly. Yes, and I'll advise all the aspirants who are watching us that yes, note this down, because आप जितना कई लोग confusion में रहते हैं कि कैसे इस चीज़ को, तो इसको आप कैसे बैलेंस करते थे, क्योंकि of course you are in the private corporate sector and there you have to justify the salary, and here you have to justify the preparation. How you know? So मेरा सिंपल रहता था कि सी कॉर्पोरेट में जो सीन होता है इन जनरल कि आप एंटर अपने टाइम से कर सकते हो, रात कब होगी आपको नहीं पता है. कभी 12 बजे यूएस क्लाइंट से कॉल है और यूएस की टीम से सिंक अप करना है, देयर इज सम अर्जेंट इशू. बट मेरे साथ एक जो फंडामेंटल चीज़ मेरे को फ़ायदा की, इट वाज ऑल लॉकडाउन, सो आई हैड वर्क फ्रॉम होम, सो आई डिड नॉट हैड एनी कन्वेंस टाइम और ऑल दोज थिंग्स. पूरा दिन घर पे बिताना है, जस्ट आई हैव टू मैनेज 2 things. सो मेरा था कि स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन इन द डे, 5, 6 वट एवर. 11 बजे आई यूज टू यूजुअली लॉग इन टू द ऑफिस. तो वो सुबह का मेरे को 5-6 जो घंटे का स्ट्रेच है, दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. उसमें भी आई यूज टू पिकअप, मतलब जो हैवी लिफ्टिंग करता था मैं अपनी दिन की उसमें करता था. जो भी मैं कोर एक चीज़ पढ़ रहा हूँ, इधर मैं ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ या जीएस पढ़ रहा हूँ या प्रीलिम्स पढ़ रहा हूँ, और वट एवर आई वाज स्टडिंग, वो मेरा कोर रहता था. फिर मैं लॉग इन किया. काम वेरी करता है कॉर्पोरेट में. किसी दिन बहुत काम होगा, आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी, लंच भी नहीं कर पाओगे. किसी दिन लाइट होगा, दिन कुछ मेजर इशू नहीं आया है और मे बी यूएस में छुट्टी है और समथिंग लाइक दैट. जैसे दिसंबर का टाइम होता है जब क्रिसमस ब्रेक्स आ जाते हैं, तो यूजुअली लाइट रहता है. तो मेरा लाइट रहे ना रहे, मेरा रहता था कि मैं करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर ऑफिस टाइम में खत्म कर दूंगा. इधर वॉच ए यूट्यूब एनालिसिस और रीड द न्यूज़पेपर, क्योंकि मैं मोस्टली पीडीएफ से ही पढ़ता हूँ. सो वो मेरा वहाँ पर खत्म था. उसके बाद शाम को अगर टाइम मिले 1-2 घंटा, देन इट्स वेल एंड गुड, पिकअप सम सब्जेक्ट, अदरवाइज डोंट. सो मोस्टली मैं शुरू का सुबह का जो पार्ट होता था वो यूटिलाइज कर लेता था 5 घंटे. दैट वाज इनफ फॉर मी टू डू दैट. Great. So as we discussed, you are from engineering background, and today we see a lot of engineers who are attracted towards this examination. How that helps? How that technical knowledge? Because you have done computer science, right? और computer science UPSC में कहीं से कहीं तक Diametrically opposite. एक या 2 question if you get in science and tech, I guess that is exceptional. But overall, there is no connect of that. But how that approach helped you in preparation? उसका मेरे को लगता है कि 2-3 चीज़ें होती हैं. तो जब इंजीनियरिंग कोई भी करता है तो पढ़ते कम हैं लोग. इन जनरल इंजीनियर्स कम पढ़ते हैं बिकॉज लास्ट में पढ़ के हो जाता है. सो एक लास्ट मिनट में चीज़ों को मैनेज करने का जो आइडिया आता है ना, वो हेल्प करता है. बिकॉज वो ऐसा नहीं कि वो आप करते, जब आप उसको 4 साल से कर रहे हो, हर एक आपने मिड टर्म में भी वही किया, एंड सेम में भी वही किया है, तो आपको ये पता है कि ज़्यादा चीज़ को कम टाइम में कैसे करना है, उससे पॉसिबल एक्सट्रैक्शन क्या करना है. कि ठीक है, इतना बड़ा चीज़ है, ये 6 पॉइंट याद रखो, इसके अंदर लिख देना. सो दैट हेल्प्स एक्चुअली. दैट इज आपको ना कंप्रेसिंग द कंटेंट. यूपीएससी में भी कंटेंट बहुत है, बट ठीक है, आपने पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया, बट वो 6 मेजर थीम बजट है, 6 मेजर थीम से बात करिए, इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ, आप वो पकड़ लो. उसके अराउंड आप कुछ भी लिख सकते हो, मोटा मोटा ऐसे वो, अब जितना डिटेल पढ़ सकते हो वो तो बेटर ही है. बट एक तो वो आपको कंसाइज जो कंटेंट करने में हेल्प करता है वो है. दूसरा, इंजीनियर इन जनरल जो एक डिसिप्लिन बना है, दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसिप्लिन. दैट इज मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कोई भी, दे आर सॉल्विंग सम रियल लाइफ प्रॉब्लम. तो मेरे को लगता है वो इन जनरल आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करती है. बिकॉज इट्स जनरली अ प्रॉब्लम, 4 स्टेटमेंट, 1 2 2 3, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का आइडिया लग जाता है. और एमसीक्यू इंजीनियर्स वैसे भी आईटीज के टाइम में बहुत प्रैक्टिस करते हैं. थर्डली जो एक चीज़ है, मेरे को लगता है इंजीनियर्स में थोड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द लाइफस्टाइल दे लिव इन, हॉस्टल्स एंड ऑल. तो वो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, स्पेशली अगर आप बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से हो. तो दैट इज समथिंग, जैसे आईटी का एक ट्रेडमार्क है, दैट कैरीज. आप बोलो नहीं बोलो, इफ समबडी सेज ही इज फ्रॉम आईटी, तो एक पहला मेंटल इंप्रेशन इज अ वेरी गुड गाय. सो दैट आई थिंक ऑल दीज थिंग्स हेल्प एज अ इंजीनियर. और सीसैट, ऑब्वियसली सीसैट में तो वो आई थिंक ये रामबाण है, बिकॉज मैथमेटिक्स जितनी टफ हो रही है, इवन इट्स टफ फॉर नाउ इंजीनियर्स ऑल्सो, बट स्टिल सीसैट रिलेटिवली इंजीनियर्स का निकालना आसान रहता है. ओके, दैट्स रियली नाइस, बिकॉज दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली एस्पिरेंट्स जब सक्सेसफुल कैंडिडेट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, they will be also solving the problems of the society in real, and that's really a good approach. And if you are having that from the very beginning, I believe that helps you a lot, not only just in your preparation but in the later phase of life as well. So Ashu, you cleared in 4th attempt. Yeah.
Many times students ask me, sir, first attempt में हो जाएगा नहीं होगा. I say, see, this is not about attempts and this is not something unique. सबके साथ होता है, कोई 5th में आता है, कोई 6th में आता है, कोई 1st में भी आ जाता है. There is nothing. How you classify or how you see the changes, what changes you made in your previous attempts and your successful attempt in your strategy? I think कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जिससे मैं अब I'll start with my journey. तो I was working in Samsung. So 2019 I gave my first prelims. मेरे को कुछ नहीं पता था यूपीएससी के बारे में. बस जो मैं बताया कि 2019 तक मेरे जो दोस्त थे कॉलेज के, either somebody was going for MS in US और either they were giving CAT for MBA. मेरे को ये दोनों नहीं करना था, ये मेरा डिसाइडेड था. तो मैंने यूपीएससी के बारे में सोचना शुरू किया था. बस मैंने फॉर्म डाल दिया था जनवरी-फरवरी में और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था एंड उस अटेम्प्ट में मेरे नंबर ही बहुत कम थे. आई गॉट 44 मार्क्स इन GS1. द बेस्ट पार्ट वाज आई क्वालिफाइड द CSAT, सो दैट्स द गुड पार्ट ऑफ इट. बट 44 नंबर भी थे और बिना कुछ पढ़े. लिटरली मेरे को कुछ नहीं आता था. मेरे को हिस्ट्री मतलब सिलेबस की लिस्ट भी नहीं पता होगी पूरी. आई थिंक पीपल शुड नॉट डू दैट. गिव योर अटेम्प्ट ओनली व्हेन यू आर एटलीस्ट 70-80% रेडी. आई थिंक दैट वाज अ ब्लंडर ऑन माई साइड, बट आई थिंक मेरे को उतनी दिक्कत नहीं हुई बिकॉज आई इवेंचुअली क्वालिफाइड. बट वो 44 मार्क्स से मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया कि 44 मार्क्स भी आए इसका मतलब मेरे को आता तो है कुछ ना कुछ. बिकॉज आप प्रीलिम्स का पेपर देखोगे ना, उसमें पढ़ के नहीं पढ़ के बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें. मेरे को याद है कि एक कुछ तो माउंटेन पीक्स पे सवाल था एंड आई हैड बीन टू मुंशियारी जहाँ से एक पीक दिखता है. तो वो मेरा उस ऑब्जर्वेशन से सही हो गया था कि ये तो यहाँ से दिखता है तो ये तो मैच द फॉलोइंग में गलत है. सो वो 44 नंबर ने मेरे को एक कॉन्फिडेंस बूस्टर दिया था कि आई कैन गिव दिस एग्जाम. तो वो मेरा एक तरीके से प्री टेस्ट था. सो उसके बाद आई वेंट टू कोरिया में जून जुलाई आई वॉज इन कोरिया एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम साउथ कोरिया आई रिजाइंड. सो 1 नवंबर 2020 आई रिजाइंड. आई वर ओवर ऑप्टिमिस्टिक कि मैं 1 नवंबर 2019 को जॉब छोड़ा. 2020 का मैं टारगेट कर रहा था और मैं ओवर ऑप्टिमिस्टिक था कि मैं मई तक सब कुछ खत्म करके ऑप्शनल वगैरह कर लूँगा. बट दैट वाज अ वेरी रूडिमेंट्री एक्चुअली एनालिसिस क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो लेयर्स में है यूपीएससी. आप नेशनल पार्क पढ़ लोगे, लाइक नेशनल पार्क पढ़ लिया लेकिन इनकी मैपिंग देखनी है. अब मैपिंग देख ली तो फिर ये भी देखना वहाँ से रिवर कौन सी जाती है, फिर वहाँ स्पीशीज़ कौन सी मिलती है. तो वो 5-6 लेयर्स में है चीज़ें हर एक चीज़ में. तो मेरा सिलेबस नहीं हुआ था पूरा. बट फॉर मी द ब्लेसिंग इन डिसगाइज वाज कि कोविड आ गया. बिकॉज कोविड ने मेरे को एलोंगेटेड टाइम दिया. तो मार्च में कोविड लॉकडाउन लगा एंड दैट टाइम आई वॉज ट्रैप्ड इन नोएडा ओनली. सो आई वॉज ट्रैप्ड इन सेक्टर 44 नोएडा में रहता था. ऑल माई फ्लैटमेट्स वर होम. सो मैं 3 BHK में अकेला पढ़ा हुआ था एंड दैट वॉज एक्चुअली द टाइम. वो नवंबर से लेकर अक्टूबर व्हेन आई रियली स्टडीड अ लॉट. क्योंकि कुछ नहीं रहता था, कुछ कर नहीं सकते लॉकडाउन में. बट और अच्छा ये था कि कोई कुछ नहीं भी कर रहा है तो आपको वो नहीं होता है कि यू आर मिसिंग अ लॉट इन लाइफ. एवरीबडी इन होम वॉज देयर. तो कोई कुकिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप पढ़ रहे हो. सो वो मेरे को उतना ज़्यादा खराब नहीं लगा. एंड दैट वॉज 5-6 मंथ व्हेन आई रियली स्टडीड हार्ड. उसमें मैंने ऑप्शनल भी खत्म किया, मेन्स आंसर राइटिंग प्रीलिम्स वगैरह सब. बट देन दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन एवरीथिंग इज राइट समथिंग इज रॉन्ग. सो आई फेल्ड दैट अटेम्प्ट. सो वो मेरा अटेम्प्ट नहीं निकला और उसका प्राइमरी रीज़न ये था बिकॉज आई डिड नॉट लुक एट द PYQs. मेरे कोचिंग मार्क्स में 130s आते थे प्रीलिम्स के पेपर में. दैट वाज वेरी आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि निकल तो जाएगा ही. बट अगर आप यूपीएससी के PYQ देख के नहीं जा रहे हो ना, देन यू विल हैव वेरी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द ऑप्शन दैट यूपीएससी मेक्स. क्योंकि वो एक अलग माइंडसेट से सवाल बनाते हैं, उसमें कुछ अलग चीज़ें टेस्ट होती है. इट्स नॉट ओनली द फैक्ट, इट्स एक्चुअली यू हैव टू गो इनटू द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन. क्यों बनाया होगा इसने ये सवाल. सो वो चीज़ उसके. और मेरा प्रीलिम्स रुका 2 नंबर से था. सो जब मार्कशीट आई तो आई रियलाइज कि ओके ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है. PYQ देखेंगे, थोड़ा और प्लस माइनस करेंगे, हो जाएगा. बट वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट आई डिड वाज उसके बाद आई टॉक टू अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज आई वाज शैटर्ड. आई वाज वेरी मच होपफुल ऑफ क्वालिफाइंग प्रीलिम्स एनीवे बिकॉज आई वाज गेटिंग वेरी हाई मार्क्स इन मॉक्स. तो मैंने अपने दोस्तों से बात करी तो मतलब मेरा एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ था विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज इन US राइट नाउ. तो उससे के साथ मेरा ये दिक्कत था कि मैं जॉब ले लूँगा क्योंकि मेरा अभी 1 साल हुआ है छोड़े हुए, तो कोई भी कंपनी जॉब तो दे देगी. द पॉइंट वाज जो मैंने उससे पूछा था कि यार मेरे को ये डर है कि अगर मैं जॉब करा फिर से तो मैं कहीं प्रिपरेशन में लाइट डाउन ना हो जाऊं और फिर प्रिपरेशन छूट जाएगी क्योंकि एक बार जब पैसा दोबारा आने लगेगा तो फिर वो लाइफस्टाइल दोबारा चेंज हो जाएगी. तो उसने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि अगर नौकरी लगने से तेरा यूपीएससी जर्नी में इफेक्ट पड़ता है तो तू कभी उसको इतना चाहता ही नहीं था एग्जाम को क्रैक करना. अगर तू चाहेगा तो दिस विल नॉट बी द रिस्ट्रिक्शन इन योर पाथ. तो उसका मैंने वो लिया एंड दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग सम टाइम बिफोर व्हेन वी वर आउटसाइड कि यहाँ पर 2 काम आते हैं. आई मेड माई रेज्यूमे, आई फॉरवर्डेड माई रेज्यूमे टू ऑल माई फ्रेंड्स इन टेक और मेरे पास एक हफ्ते में इतने ज़्यादा HR कॉल्स आने लगे थे एंड विद इन 20 days आई हैड अ जॉब अगेन विद 100% जॉब सैलरी हाइक. So December 2020, October 23, I think 23rd October 2020 was the prelims result. Before Diwali, I had a job. So I started again and this time I did the PYQs, थोड़ा streamline किया
क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी रूडिमेंट्री हो गया था, एक बार पढ़ा था, चीज़ों को ऑब्जर्व अच्छे से नहीं किया था. सो ऑल दोज थिंग हेल्ड. और उसके बाद अगले अटेम्प्ट में क्वालिफाइड प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऑल 3 स्टेजेस इन वन गो. मेंस वाज वन स्टेज वेयर आई वाज ऑलवेज कॉन्फिडेंट. मतलब एक स्टेज थी कि मेरे को अपनी राइटिंग स्किल्स पर भरोसा था बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट राइटिंग दैट आई डू यूजुअली. तो मेरे को ये था कि अगर मेंस में पहुंच गए तो मेंस नहीं रुकेगा मेरा, एंड दैट डिड नॉट एक्चुअली. सो दैट हेल्प्ड मी. This is, even in my classes, I tell my students that the biggest hurdle in this examination is preliminary Yeah, examination. prelims is the biggest hurdle because it lowers the probability a lot. 10 लाख से 10,000 ले आएगा तो mathematically आपका chance Mathematically, tough है. that and also because the way they have designed, like what you said, I say that whether you are going for the mock test or not, do go for PYQs. PYQ जरूर करने हैं. बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, क्योंकि वो ये बताते हैं कि यूपीएससी का जो टोन है, व्हाट दे आर आस्किंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स से कि सर हमारा सवाल व्हाट यू आर सेइंग मोस्ट एंड आई से दैट तुम्हारा ये सवाल यहाँ सही हो गया और एग्जाम में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ जो सेट ऑफ ऑप्शंस थे वो डिफरेंट थे. वो डिफरेंट थे, वो अलग माइंडसेट से बनाए जाते हैं. Exactly. So PYQs, yes, this is the takeaway that we can take from this. So coming back, so ये इस पूरे process में, like you have a very good analysis of examination. I guess before you were giving the exam, you have understood the exam all in a due course of time. So was this the professional experience that you had, working with, having an international exposure, working with firms? Was that the thing that helped you? Yeah, I think that helps a lot. It helps in different ways. Firstly, it helps that you are confident about your skills because you have worked with top minds across globe. I worked in South Korea. There are brilliant engineers there. Somebody who is developing operating system for Samsung, which is a global brand. So you realize, okay, you are something in this world if you are working with them. So एक confidence हमेशा रहता है. No matter आपका prelims निकला नहीं निकला, you always know that you had something, that's why you are working there. सेकेंडली थोड़ा एनालिसिस अच्छा हो जाता है बिकॉज आप जब हम भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो कोड इज़ द लास्ट स्टेज टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. उससे पहले बहुत डिजाइनिंग होती है, एग्जैक्टली क्या बनाना है, ये कंपोनेंट क्या करेगा, वो कंपोनेंट क्या करेगा. तो उसी तरीके से आप यूपीएससी की जर्नी को ना कंपोनेंट्स में ब्रेक, ऑल द सब्जेक्ट्स हियर आर कंपोनेंट्स. जो हम बात करते हैं ना सब्जेक्ट कंपोनेंट में, बट वो इंटरेक्ट करते हैं. ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, अलग अलग, बट इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी एक डोमेन है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी भी एक डोमेन है और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से रिलेटेड. सो वो इंटरलिंकेज जो है सब्जेक्ट्स की जब आप साइलोज में पहले पढ़ते हैं, एंड देन यू हैव टू ओवरलैप एवरीथिंग, और उससे जो नॉलेज निकल के आती है दैट इज द फाइनल नॉलेज जो आपको प्रीलिम जैसे चीज़ों में हेल्प करेगी, जहाँ एक ऑप्शन इकोनॉमी से होगा, एक फिर पॉलिटी से होगा. सो उस तरह की चीज़ें जो है कॉर्पोरेट लाइफ से हेल्प होती है बिकॉज आप उतना कंटेंट कंज्यूम करते हो, उतने लोगों से बात करो, उतने डिफरेंट नेशनैलिटी के लोगों से बात करते हो, तो वो एक्सपोजर बहुत हेल्प करता है. स्पेशली इंटरव्यू में तो बहुत फायदा करता है बिकॉज यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ टॉकिंग इन द फॉर्मल एनवायरनमेंट. कि मोस्ट ऑफ द पीपल दैट प्रिपेयर, खासकर जो बिना जॉब के करते हैं, वो शेल में प्रिपेयर करते हैं, घर में बैठ गए या फिर कोचिंग एरिया में किसी रूम पे बैठ गए. सो एक्सपोजर की डेफिनेटली कमी होती है एंड दैट लोअर्स डाउन योर कॉन्फिडेंस अलॉट. अदरवाइज फॉर समबडी हु टॉक्स टू, जैसे आई यूज्ड टू हैव 4 to 5 Zoom calls every day. So I used to talk to a lot of people. तो वो प्रिपरेशन करके नहीं जाना है क्या बोलना है. You will study on the, you will say on the trot, you will say on the run, you will analyze things while speaking. तो वो ऑब्जर्वेशन या वो चीज़ें कॉर्पोरेट से ऑब्वियसली हेल्प करती हैं. So means that is what the crux is, that the preparation is in the system. मतलब आपको preparation को अपनी system में लाना पड़ेगा. It's not कि आप 24 घंटा पढ़ें. By the way, आप per day what was your, because this is a very cliche thing that people say कि कितने घंटे पढ़ते थे? I think पढ़ने का I think depends upon how much time you have. जैसे मैंने बताया जब मैं लॉकडाउन में पढ़ रहा था I used to study 8 to 9 hours every day because कुछ काम नहीं था, just used to make my own food, eat that and almost. तो I think उसमें ना एक चीज़ है कि पढ़ाई एक तरीके से नहीं होती. I'll tell you कि ठीक है आपने सुबह उठाया, आप सुबह उठे, you got fresh and all, you had a breakfast, आप उसके बाद बैठे, you sit on a sitting, आप 3 घंटे 4 घंटे की सिटिंग ली, मतलब ब्रेक्स के साथ साथ आपका 12-1 बज गया, अब आपने लंच किया. सो लंच करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप जैसे मैं राज्यसभा टीवी देखता था उस टाइम पे, सो आप मिक्सर कर रहे हो. उसके बाद जैसे आप वॉशरूम में हो तो आप एक क्विज लगा लो छोटी सी 5-6 क्वेश्चंस की, कई प्लेटफॉर्म से कई क्विजेज आती हैं. सो पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि जब आप टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, आप कैब से कहीं जा रहे हो, एक क्विज खोल के 6-8 क्वेश्चन लगा लो. नॉलेज कंजम्पशन होगा तो कुछ ना कुछ रिटेंशन ब्रेन का होगा. इट्स नॉट दैट कोई नॉलेज वेस्ट जाती है. सोने से पहले आप फर्जी में इंस्टाग्राम स्क्रॉल मत करो, बेटर थिंग्स आर देयर. एक वीडियो देख लो, शायद वीडियो देखोगे तो ज़्यादा अच्छी नींद आएगी क्योंकि आपका दिमाग थकेगा. सो उस तरीके से आप मैनेज करोगे तो आप 6-8 घंटा नॉर्मल आपकी जो डेस्क स्टडी होती है और 1-2 घंटा ऐसे निकालो जो आप वेस्ट कर देते हो एक्चुअली में,
उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करो, PYQ एनालिसिस देख लो, आप एक टॉपर टॉक ही देख लो अगर आप लो फील कर रहे हो तो, बट बी इन द प्रोसेस, बी इन द जर्नी और टेक सफिशिएंट ब्रेक्स। एक बड़ा फेमस सब वो है कि यूपीएससी इज अ मैराथन, बट मेरे को इसमें लगता है कि 99.99% कैंडिडेट्स जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं मैराथन नहीं दौड़े होंगे लाइफ में, क्योंकि मैराथन बहुत टफ होती है। सो आई एक्चुअली डू अ डिफरेंट एनालॉजी, यूपीएससी इज एक्चुअली अ ट्रैक। व्हेन आई से ट्रैक, आपको अपहिल चढ़ना है, धीरे धीरे चढ़ना है, यू हैव टू टेक सफिशिएंट ब्रेक्स, यू हैव टू टेक सफिशिएंट एनर्जी। दोज ब्रेक्स एंड एनर्जी आर जो आप घूमने जा सकते हो, जो आप फ्रेंड से मिल सकते हो। एंड द थिंग अबाउट मैराथन आप करते हो तो खत्म हो जाती है, ट्रैक में जब आप क्लाइंब पे पहुंचते हो ना, पीक पे, तो आपको पता चलता है अच्छा एक और पीक है। सो यूपीएससी की जर्नी एंड नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा सा ट्रैक है लाइफ में। लंबा ट्रैक है, थोड़ा कठिन ट्रैक है, बट उस ट्रैक के बाद आपको एक्चुअली माउंटेन रेंजेस दिखेंगी जहां आपको पीक करना है। एंड दैट इज द एक्चुअल सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस दैट यू वांट टू मेक इन द एजुकेशन और द हेल्थ सेक्टर, एनीबडी, एनी फील्ड यू चूज। तो यूपीएससी इज अ ट्रैक, इज अ बेटर कंपैरिजन इन। So now, after getting selected, now you are a trainee IPS. Yeah, OT, official training. So how that, how the life is at academy? So my experience at academy was short because I took an EOL, but I got a feel because we were there for approximately a week. So IPS Academy is one of the best institutions, I think, especially for personality development, because the kinds of things they make you do, everybody enters, again, कोई overweight होता है, somebody has a good physique, somebody is very underweight, but जो इतना scientific process है for doing everything, it's not that वो आपको पहले दिन जाके बोलेंगे 50 push-ups मारो। They have graded systems, like आपको 1 महीने में ये अचीवमेंट टारगेट है, 2 महीने में ये है, 3 महीने में ये है। दे आर नेशनल लेवल कोचेस फॉर एवरीथिंग, बीट शूटिंग, बीट स्विमिंग, बीट हॉर्स राइडिंग। So the amount of skills that you learn, and especially there is a charm itself of the uniform that you wear. Uniform is always very charming, and also the faculty is very nice. One of the things is it is very disciplined academy, because police always works on hierarchy, it works on discipline. So unless you are breaching the discipline, police academy is the greatest places you can ever be. You will make a lot of friends. Training approximately 1.5 to 2 years, you will have a lot of batchmates, you will have Bharat Darshan, all those things. So it's a very great experience, and I think the idea that it gives you, I think that's very prominent, especially for even if you are an aspirant, investing in your health, both physical and mental. People are declining this idea a lot. They are getting obese, preparation. I think giving half an hour to your health every day is the best thing you can do. You can start today. It will help you in if you clear the exam or not clear the exam. So I think वो जो फिटनेस का आइडिया वो डेवलप करते हैं, सेजू सर इज देयर इन द अकेडमी, इज अ वेरी ग्रेट फिटनेस enthusiast. So he took a very scientific lecture on human body, how it functions. It's a great machine. Even if you're not doing anything till today, you can still do for 1.5 years and you can still run very easily the marathons and all. So fitness पे वो जो focus करते हैं, I think that's one thing that trainees do carry with it for a lifetime, and that will help you, because अगर आपके health और fitness अच्छा है, that is reflective in all the spheres of your life, be it academic, personal, everything. So I think वो एक पुलिस academy में best चीज़ मेरे को लगी, the focus on the fitness and the personality that they have. So you just told about being fitness, or I was reading your resume and CV, and I saw that you have good hobbies. So what is the role of hobbies in life? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, एस्पिरेंट्स कहते हैं कि नहीं सर, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं और कुछ है ही नहीं। मतलब आई हैव सीन एस्पिरेंट्स, कोई पेंटर हुआ करता था एंड सर टाइम ही नहीं मिलता अब इन प्रिपरेशन, बट हाउ दीज थिंग्स हेल्प यू? I think hobbies तो I think मतलब डेड पोएट सोसाइटी करके एक मूवी है, इट्स वेरी फेमस मूवी. सो it has a very famous dialogue. I don't remember it verbally, but something was like doctor, science, engineer, these are noble professions and necessary to sustain life, but poetry, love, travel, this is what we live for. So that's what the difference between hobby and profession is. Ultimately you will have a profession, you will have a profession as IAS, IPS, engineer, teacher, doctor, whatever it is. It will give an economic security, it will give you money, but उस पैसे का क्या करोगे? You will have to have some hobbies कि आप, और एक जो दूसरी चीज़ लगती है, अगली जनरेशन को क्या सिखाओगे? If you have a child, you will teach him to play a guitar, you will teach him to travel, you will show him your photos, you will say him, okay, मैं इस टाइम पे यहाँ पे था, these are my friends. So hobbies, friends, these all things are what you live for. जॉब तो है, आप करोगे, हर कोई करता है, everybody is not a very big person, but everybody can have hobbies that are good enough. It's like name. अच्छा नाम रखने के लिए आपको बड़ा आदमी नहीं बनना है, you can have a very good name. So any advice, like your piece of advice to the aspirants, especially
those who are working, because that is again a question which comes again and again. Even after this video, we'll see a lot of comments that sir work or preparation में कैसे balance करें. So your piece of advice to aspirants, that what should not be done? I think what should not be done, if I say one line, be the jack of all trades. It's not the reverse for UPSC. You have to be jack of all trades. Means you have to know everything slightly in different spectrums, but you don't have to do PhD in any of them. That's what a generalist is. So if you can maintain that, and I think UPSC for me goes like 50, 25, 25. 50% is your entire knowledge base. This knowledge is just not what you have studied in UPSC journey, anything that you experience in life. 27 साल से कुछ ना कुछ सीखते हैं every day. Even if I come from Delhi to Noida, there is a route that I have Akshardham Temple, I have Pragati Maidan, there is an underpass, there is Commonwealth Games and all those things. So you study, you learn every day. So that entire thing is the 50%. 25% I think जहाँ पर सबसे ज़्यादा mismatch है between the selected candidate and non-selected candidate is the execution. Execute लोग नहीं कर रहे हैं उस knowledge को, and 25% is a flat luck that I say. Depends upon what you are experiencing. कोई 25 को 10 बोल सकता है, कोई 50 बोल सकता है, but to me this is the breakup. And आपको 25% पे मास्टरी करनी है, that's the advice. आपको 50% एक टाइम क्या नॉलेज इनफ आ जाता है अगर आप ठीक ठाक सोर्सेज पढ़ रहे हो एंड यू आर ए गुड रीडर और सिंसियरली पढ़ रहे हो. तो किसी को 1 साल में आएगा नॉलेज, किसी को 2 साल में आएगा, बट 2 साल में अगर आप तमीज से पढ़ रहे हो, यू हैव इनफ सफिशिएंट नॉलेज टू क्लियर द एग्जाम, बशर्ते आप एग्जीक्यूशन के जो 25% है उसमें एज मच मास्टरी एज पॉसिबल प्रैक्टिस से ले आओ. So one of your hobbies writing poetry. So few words of motivation for our aspirants. This is a famous line that I read. As a poetry, I read a poetry sometimes. So that fits a lot in life too, and especially जो bureaucratic life में घुसने वाले हैं, तो that goes like मुख्तसर सी ज़िंदगी के बड़े अजीब से फसाने हैं, मुख्तसर सी ज़िंदगी के बड़े अजीब से फसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं. So it's like you have to balance a lot of things in life going forward, be it the job, be it the other things. So I think that's one of the advice and one of the poetry that I'd say कि balance things in life, balance well, balance family, balance friends, balance preparation, balance job, and I think that's how life works for everyone. Exactly. Really a nice piece of advice for all our aspirants. Or after talking to him, I really correlate with many of the things, and many of my students will correlate the things that I say in classes. Just more or less I ask them, and I know that whatever we say in class, apart from teaching, okay, I guess only 5% or even less than that number people execute कि हाँ अगर सर ने कहा है. I always say कि it's not about knowledge, it's something beyond that, and you have to cultivate that in yourself. And I'll just last words from you, that how you what was that junction when you realized कि ठीक है, this is not just knowledge? It was actually my first attempt. जब मैं फेल हुआ prelims and I realized नहीं, knowledge नहीं है, इट्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. क्योंकि जब मैंने अपना पेपर एनालाइज किया, मैंने बहुत फंडामेंटल चीज़ें गलत करी थी जिसके लिए नॉलेज चाहिए ही नहीं है. ये तो कॉमन सेंस से गलत है या कॉमन सेंस से सही है. तो आई थिंक वो कॉमन सेंस, वो प्रिपरेशन का टाइम इतना लंबा, इसीलिए साइकिल ही 6 महीने चलती है. प्री मेंस इंटरव्यू होते होते 6 महीने हो जाते हैं. तो वो लंबा टाइम उस एक्सपीरियंस को गेन करने, वो आपके अंदर इनकलकेट हो जाना चाहिए एज अ फंडामेंटल, एज अ वैल्यू, कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, यू आर टेकिंग गुड डिसीजंस, यू आर टेकिंग इंटेलिजेंट डिसीजंस. वो डेटा का सिर्फ याद करने को नहीं कि पेपर में लिखा हो, वो डेटा से आपको डिसीजन लेना है टैक्स टू जीडीपी रेशियो से. तो वो चीज़ों को आप एज अ कैंडिडेट कल्टिवेट करने का ट्राई करो ओवर द टाइम. सो दिस वाज मिस्टर आशु पंत, AIR 193 CSE 2021, and I hope his journey will help a lot of aspirants coming up. और आप भी अपने जीवन में, ये बहुत बेसिक चेंज है, कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं है जो आप नहीं ला सकते. आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी को देखने के नज़रिए को बदलना है एज एन एस्पिरेंट. सो दिस इज़ इट. थैंक यू सो मच आशु फॉर बीइंग ऑन द शो, एंड वी विल मीट विथ मोर टॉपर्स इन द कमिंग सेशंस. थैंक यू सो मच एवरीवन.